Assalamualaikum. I am Asnan Zakir. I will teach physics. I will teach chemistry for 9 क्लास। तो स्टडी करते हैं हम आज केमिस्ट्री का बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। बोहर ने कब मॉडल पेश किया? जब रदरफोर्ड के डिफेक्ट के बारे में डिस्कस हो गया, क्लासीफाई हो, क्लासिकल थ्योरी के मदद से हमने रदरफोर्ड के डिफेक्ट पढ़े। देन उसके बाद क्या था उसका बोहर की थ्योरी आई। तो बोहर की थ्योरी क्या है? फर्स्ट पॉइंट बोहर की थ्योरी में फिक्स ऑर्बिट, एटम की स्टेबिलिटी को उसने कैसे बताया? उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट के अंदर फिक्स्ड होता है, मीन्स के ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो उसी ऑर्बिट में मूव करेगा, यानी वो स्टेबल है। उसकी स्टेबिलिटी कैसे बताया? इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन नहीं होगा, गिरेगा नहीं न्यूक्लियस के अंदर, और वो एक ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा। उसने सर्कुलर पाथ बता दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है और वो कहीं नीचे ऊपर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा। तो उसका मतलब क्या है? एटम स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक वक्त आएगा तो उसकी एनर्जी इमिट होगी। एनर्जी इमिट होने की सूरत में इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन होना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अंदर एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है और वो फॉल डाउन होने का उसका सवाल पैदा नहीं होता। तो ये उसका डिफेक्ट रदरफोर्ड का, उसकी स्टेबिलिटी का डिफेक्ट उसने आसानी से दूर कर दिया। इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी इमिट करेगा, कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बारे में उसने यहाँ पर बता दिया था। तो उसके बाद बात करते हैं हम दूसरा, ऑर्बिट कंटेन एनर्जी। ऑर्बिट रखते हैं एनर्जी, प्रोसेसिस एनर्जी। अपने पास हर ऑर्बिट की एक मखसूस एनर्जी होती है। ऑर्बिट क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस होता है, आपको पता है। न्यूक्लियस के बाद रदरफोर्ड ने क्या कहा था? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को क्या कहा था रदरफोर्ड बोहर ने? उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो ऑर्बिट है। इसी तरीके से एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, ये एक सर्कुलर पाथ है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और वो अपने ही सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, किसी और सर्कुलर पाथ में वो नहीं जाएगा, किसी और ऑर्बिट में नहीं जाएगा। हाँ, कंडीशंस आएंगी जिसकी बुनियाद पे वो आगे पीछे आएगा, वो आप डिस्कस हम बाद में करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या कहा था? हर ऑर्बिट की एनर्जी कंटिन्यूस होती है अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी 4000 कैल्सियस, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो उस वाले एनर्जी जो ऑर्बिट है, ये बड़ा ऑर्बिट है और ये ऊपर है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी तरह इसके बाद जो मैं सर्किल बनाऊंगा वो बड़ा होगा, वो ऊपर होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? उससे भी ज़्यादा होगी। लेकिन एक मखसूस एनर्जी होती है हर ऑर्बिट की। तो ऑर्बिट क्या होती है? मखसूस कंटेन एनर्जी। हर ऑर्बिट क्या रखता है? अपनी मखसूस एनर्जी को रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन किस सूरत में मूव करता है। अच्छा, एक डिफेक्ट और था उसके रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का। वो क्या था? वो था लाइन स्पेक्ट्रम। हासिल क्या हो रहा था हमें? लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यू स्पेक्ट्रम हासिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर मुसलसल एनर्जी इमिट होती तो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम हासिल होता। और स्पेक्ट्रम लाइन क्यों हुआ? क्योंकि एनर्जी क्या हो रही थी? ब्रेक होकर रिलीज हो रही थी। तो एनर्जी कब रिलीज होती है, कब एनर्जी रिलीज नहीं होती? वो कौन कौन सी मराइल होते हैं? इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा लोअर लेवल से हायर लेवल में, तब क्या होगी? एनर्जी इमिट होगी। और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कब करेगा? जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इट्स मीन क्या है? इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी इमिट करता है? तब वो हायर से लोअर पे आता है। एब्जॉर्ब कब करता है? जब लोअर से हायर पे जाता है। उस वक्त रेडिएशन फॉर्म होंगी, रेडिएशन की सूरत में एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी जो रेडिएशन की सूरत में जाएगी उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो लाइन बनेगा, यानी कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं होती। ये जो रदरफोर्ड का डिफेक्ट था वो इजीली क्या हो गया? सॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया। कैसे होगा वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। एनर्जी कब इमिट होती है, कब एब्जॉर्ब होती है, मुसलसल नहीं होता है काम। एनर्जी कब एब्जॉर्ब होगी और किस कंडीशन में होगी? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में क्या कहा है? रदरफोर्ड के बुनियाद पे, बोहर की बुनियाद पे जो सेकंड पॉइंट था बोहर का, उसने क्या कहा था कि हर शेल की एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? एक मखसूस होती है, एक कंटिन्यूस होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर इसकी 4000 है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी 4000 होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे ज़्यादा या कम होती है तो वो या तो आगे जाएगा या पीछे आएगा। फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी 4000 से ज़्यादा हो जाती है
तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर, सॉरी अगर इसकी एनर्जी 4000 से ज़्यादा हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर शेल की एनर्जी 4000 है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 4000 से कम होती है, तो वो क्या होगा, फाल होगा और नीचे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी मखसूस कब होगी, एनर्जी उस वक्त इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी है उतनी क्या होनी चाहिए, शेल की एनर्जी होनी चाहिए। शेल की एनर्जी के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होगी तो शेल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा और शेल की एनर्जी के मुताबिक वो एडजस्ट होगा। अगर ज़्यादा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा उसने एब्जॉर्ब कर ली है तो वो आगे मूव करेगा। अगर एनर्जी उसने इमिट कर दी है तो वो क्या करेगा, ऊपर से नीचे की जानिब आएगा। तो ये था रदरफोर्ड का बोहर का एक्सपेरिमेंट। उसने अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए रदरफोर्ड के डिफेक्ट को इजीली क्या कर दिया, इजीली सॉल्व कर दिया। स्टेबिलिटी एटम की वो उसने आसानी से बता दी। वो कैसे बताई, क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है, गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो गिरेगा नहीं न्यूक्लियस के अंदर, तो गिरेगा नहीं तो अनस्टेबल नहीं होगा, स्टेबल है वो, और वो ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। सेकंड पॉइंट, इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अपनी एनर्जी क्या करता है, मखसूस एनर्जी इमिट करता है, मुसलसल इमिट एनर्जी कंटिन्यूस, सॉरी उसका था रदरफोर्ड का डिफेक्ट। तो उसने क्या कहा, एनर्जी इमिट कंटिन्यूसली नहीं करेगा, तब करेगा जब उसकी कोई कंडीशंस होंगी। इमिट कब करेगा, जब वो हायर लेवल से लोअर पे आएगा, क्योंकि हायर पे एनर्जी ज़्यादा होगी, शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी इमिट करेगा वो तो हायर लेवल से किस कंडीशन में करेगा, जिस कंडीशन में अगर वो इमिट करता है एनर्जी तो हायर से वो लोअर पे आएगा। थर्ड पॉइंट क्या था उसका, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। और दूसरा पॉइंट क्या है उसका, ऑर्बिट के अंदर एनर्जी क्या होती है, मखसूस होती है। एनर्जी अगर ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के मुकाबले में तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आगे। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी ऑर्बिट के मुकाबले में तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जंप करेगा ऊपर से नीचे। तो ये था रदरफोर्ड का बोहर का एटॉमिक मॉडल। और लाइन स्पेक्ट्रम कब हासिल होता है, कंटिन्यूस वो नहीं करता, जो है वो ब्रेक होकर एनर्जी को क्या करता है, वो रिलीज़ करता है, इमिट करता है। अगर रिलीज एनर्जी को वो ब्रेक करेगा, मतलब कि वक्त के साथ करेगा तो लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा। ये बात भी सही थी। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल के ज़रिए हमने रदरफोर्ड के डिफेक्ट को आसानी से हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन। देन हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हैं, किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, कौन से शेल में और कितने शेल होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये आपकी वीडियो समझ में आई कि बोहर का हमने नज़रिया पढ़ा और बोहर के नज़रिए के मुताबिक हमने क्या करा, रदरफोर्ड के डिफेक्ट को आसानी से हमने क्या कर लिया, आसानी से हमने इसको पढ़ लिया। तो आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।